Alright, so lecture start करते हैं. From last lecture we have started with the topic that is 1.5 object oriented concepts, right? कि जिसके अंदर हमें revision करना है because we have already studied object oriented concepts in VB.NET और हमें पता है कि VB language के हिसाब से right object oriented concepts जो है वो different concepts के syntax क्या होगी और वो हम कैसे implement कर सकते हैं. So likewise हमने last lecture से ये particular topic start किया है and we will continue with the same topic, right? That is topic number 1.5 object oriented concepts of your syllabus, right? Within last lecture we have completed till abstraction, right? हमने abstraction topic तक हमने complete किया था. So today first of all we will see that what is interface. Obviously we know that interface act as a specification, right? किसके लिए वो specification we can consider? Class members के related हम उसे specification consider कर सकते हैं, right? And जब भी आप कोई भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो, राइट, तो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे मेंबर्स आपको कंपलसरी इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे. वो हमने ऑलरेडी VB.NET के अंदर देखा था, राइट? बिकॉज हमने वहां पे पूरा एक यूनिट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के रिलेटेड, राइट? यहाँ पे सिर्फ आपको एक टॉपिक है. सो हमने ऑलरेडी वहां पे एग्जाम्पल में देखा था कि कैसे हम क्लास के अंदर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि जब भी हम क्लास के अंदर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंटरफेस के अंदर हमने जितने भी मेंबर्स डिफाइन किए हैं वो सारे मेंबर्स को हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, राइट? एंड अगर हमें क्लास के अंदर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ वी विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इंटरफेस के जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. और ये चीज हमने ऑलरेडी क्लास की सिंटेक्स में भी देखी थी कि कैसे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ इंटरफेस का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? गुड इनफ. सो हियर इज एन एग्जांपल. आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस क्रिएट किया है एंड द नेम ऑफ द इंटरफेस इज पर्सन. पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस नेम दैट इज पर्सन. एंड विद इन दिस इंटरफेस आप यहाँ पे प्रोसीजर्स जिसे हम मेथड्स भी कहते हैं, राइट, दैट इज सब रूटीन एंड फंक्शंस, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं. मीन्स वी कैन स्पेसिफाई द प्रोटोटाइप ऑफ प्रोसीजर्स, राइट, एंड along with that we can also create fields within the interface. एंड आफ्टर दैट हमें ये अगर इंटरफेस को क्लास के अंदर यूज करना है देन व्हाट वी विल राइट? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिक्लेयर द क्लास. सो एज यू आर एबल टू सी पब्लिक क्लास एम्प्लॉय. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा एंड बिसाइड दैट यू नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इंटरफेस दैट इज पर्सन, राइट? एंड आफ्टर दैट मैंने आपको जैसे बताया कि आपको जितने भी मेंबर्स होंगे इंटरफेस के अंदर वो सारे मेंबर्स आपको इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. फिर वो फंक्शंस हो या फिर सब रूटीन हो, वो सारे मेंबर्स आपको क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे. बिकॉज आपने यहाँ पे लिखा है कि आप ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर पर्सन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, राइट? एंड बाय द एंड इट विल बी एंड क्लास, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो एंड आफ्टर दैट आप उसे क्लास के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरफेस. नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है कि जब हम मोर देन वन बेस क्लासेस को राइट सिंगल डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं, दैट कंसेप्ट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. अगेन आई रिपीट, जब हम मोर देन वन बेस क्लासेस को राइट एक ही डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं, दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस. बट अगर हम VB.NET की बात करें then VB.NET does not support multiple inheritance directly. Again I repeat, VB.NET के अंदर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस के रिलेटेड, राइट? फिर भी अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम वहां पे मल्टीपल इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, हम वहां पे मल्टीपल इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं, राइट? सो
क्लासेस के जगह हम यहाँ पे इंटरफेसेस को कंसिडर करके मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद इन VB.NET, राइट? सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर कि हमें यहाँ पे VB.NET के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं मिलता है, बट स्टिल इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट कंसेप्ट तो हम यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बेस क्लासेस, right? So that is the thing you need to consider related to multiple inheritance. All right. Now the next concept is polymorphism. Obviously, you already know that polymorphism is a Greek word which is divided into two parts, poly and morphism. Poly का मीनिंग मैनी होता है एंड मॉर्फिज्म का मीनिंग फॉर्म्स होता है. मीन्स हम इसे इस हिसाब से कंसिडर करेंगे दैट इज वन नेम मैनी फॉर्म्स. अगेन आई रिपीट, हम पॉलीमॉर्फिज्म को इस हिसाब से कंसिडर करेंगे दैट वन नेम मैनी फॉर्म्स. मतलब हम एक ही नेम का यूज करके वी विल इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर नेम इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी हम फंक्शंस या फिर ऑपरेटर्स को ये राइट ऐसी एबिलिटी देते हैं कि जो एक ही नेम का यूज करके डिफरेंट वे से एक्ट कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, एक ही नेम का यूज करके डिफरेंट वे से एक्ट कर सकते हैं एंड मे बी पॉसिबल देयर माइट बी डिफरेंट डेटा टाइप्स. Then this concept is known as polymorphism. Again, I repeat, this concept is known as polymorphism. Means we can say that the ability of the functions या फिर procedures या फिर operators to act in a different way, right, on different data types. So that is known as polymorphism, right? So अगर हम फॉर एग्जाम्पल एड फंक्शन की बात करें, राइट? सो वो एड फंक्शन के अंदर हम टू इंटीजर्स नंबर का समेशन कर सकते हैं कि जो हमने पैरामीटर्स में पास किए हैं. सेम एड वर्ड का यूज करके, एड नेम का यूज करके हम दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम थ्री इंटीजर नंबर्स का समेशन कर सकते हैं. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. Again, I repeat, that particular thing is known as function overloading. कि जिसके अंदर हम एक ही फंक्शन का नेम यूज करते हैं बट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. अगेन आई रिपीट, हम एक ही फंक्शन का नेम यूज करेंगे टू implement different tasks, to implement different functionality for different purposes, right? And that concept is known as function overloading, which is a type of polymorphism कि जो हम implement कर सकते हैं, right? Good enough. Now, obviously, as we know that overloading is a type of polymorphism. तो overloading हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ procedures के साथ ही implement कर सकते हैं. No, अगर हमें overloading का concept implement करना है, then that is also possible with constructors. Again, I repeat, that is also possible with constructors. Because if for example आप एक default constructor declare करते हो कि जिसके अंदर कोई भी parameters नहीं है, फिर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हो कि जिसके अंदर मे बी पॉसिबल कि एक पैरामीटर हो, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो कि जिसके अंदर एज अ पैरामीटर आपने ऑब्जेक्ट पास किया है एंड वी नो कि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा. अगेन आई रिपीट, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा बट वी विल यूज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट? एंड ऑब्वियसली उसके पास डिफरेंट मीनिंग होंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट, right? So that particular thing is known as overloading and it is a type of polymorphism, right? And अगर हमें ये polymorphism implement करना है, right? तो there are two ways to implement polymorphism. First is inheritance based polymorphism and second is interface based polymorphism. Again, I repeat, there are two ways to implement polymorphism within VB.NET. First is inheritance based polymorphism and second is interface based polymorphism, right? And अगर हमें फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे हम ओवरलोड्स कीवर्ड का यूज करेंगे. अगेन आई रिपीट, VB.NET के अंदर अगर हमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे हम ओवरलोड्स कीवर्ड का यूज करेंगे, right? So this is the thing you need to consider related to polymorphism and more precise function overloading, right?
Good enough. Now, next concept is method overriding. Again, I repeat, next concept is method overriding. Now, what is the process? Means, what is the thing that is method overriding? We can say ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर सब क्लास के अंदर या फिर डिराइव्ड क्लास के अंदर राइट हम वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफ द मेथड कि जो ऑलरेडी बेस क्लास के अंदर अवेलेबल है या फिर सुपर क्लास के अंदर अवेलेबल है, then that process is known as method overriding. Again, I repeat, that process is known as method overriding. Right? So अगर हम इसे फ्रेम करें then we can say the process in which सब क्लास या फिर आप ये सब क्लास की जगह आप derived class भी कह सकते हो, right? Derived class provide a specific implementation of the method that is already provided by one of the super class. Super class की जगह आप यहाँ पे base class भी consider कर सकते हो, right? So this process is known as method overriding. In short हम ऐसा कह सकते हैं कि base class के अंदर कोई एक method available है और derived class के अंदर हम वो particular method के related specific implementation provide करते हैं, then this concept is known as method overriding, right? So अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? सब क्लास मेथड्स डेफिनेशन will override or will replace the implementation of the method that is present in superclass. Again, I repeat, जो implementation हमने सब क्लास के अंदर किया है या फिर derived क्लास के अंदर किया है, it will override या फिर it will replaces the implementation that we will provide within superclass or the base class. Right? So overrides का meaning हमें यहाँ पे replace लेना है. राइट सो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सब क्लास के अंदर वो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा द मेथड ऑफ बेस क्लास वो ऑटोमेटिक ओवरराइड हो जाएगा या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वो ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, राइट? और मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे? सो द फर्स्ट कीवर्ड इज ओवरराइडेबल, राइट? हम ये ओवरराइडेबल कीवर्ड कहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे? बेस क्लास के अंदर मेथड के साथ स्पेसिफाई करेंगे कि जो हम चाहते हैं कि डिराइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड हो, राइट? सो ऐसी मेथड्स के साथ हम जो कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे दैट इज ओवरराइडेबल इन बेस क्लास. सेकंड इज ओवरराइड्स, वो सेम मेथड के जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद इन डिराइव्ड क्लास. तो डिराइव्ड क्लास के इम्प्लीमेंटेशन की प्रोटोटाइप में वी विल यूज द कीवर्ड दैट इज ओवरराइड्स. मतलब बेस क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है f1 तो उसके अंदर हमें ये ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा एंड f1 फंक्शन के जो हमने डिराइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड किया है उसके साथ हमें ओवरराइड्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज नॉट ओवरराइडेबल. अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसे ओवरराइड ना होने दें तो हम वहां पे ये नॉट ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, हम वहां पे नॉट ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं ताकि हम ऐसा स्पेसिफाई करें कि हम ये पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करना नहीं चाहते. एंड देयर इज वन इम्पोर्टेंट नोट कि जो भी पब्लिक मेथड्स होगी आर नॉट ओवरराइडेबल बाय डिफॉल्ट. अगेन आई रिपीट, जो भी हम पब्लिक मेथड्स प्रोवाइड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट नॉट ओवरराइडेबल ही होती है, राइट? अगर हमें उसे चेंज करना है तो एक्सप्लिसिटली हमें वहां पे ओवरराइडेबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट? एंड अनदर कीवर्ड इज मस्ट ओवरराइड कीवर्ड. Again, I repeat, another keyword related to method overriding is must override keyword. Must override keyword का मीनिंग क्या होता है? कंपल्सरी ये पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करनी ही पड़ेगी. अगेन आई रिपीट, कंपल्सरी ये पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करनी ही पड़ेगी विद इन डिराइव्ड क्लास, राइट? तो ऐसी मेथड्स के जो बेस क्लास के अंदर अवेलेबल है वैसी मेथड्स के साथ हम मस्ट ओवरराइड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये मस्ट ओवरराइड मेथड्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन मस्ट इनहेरिट क्लासेस. Again, I repeat, must override methods
must be declared in must inherit classes. must inherit classes मतलब कैसे classes? abstract based classes, वो हमने already last lecture के अंदर देखा था, right? मतलब abstract based classes के अंदर, right, जितनी भी methods होगी वो सारी मेथड्स के साथ यू नीड टू स्पेसिफाई मस्ट ओवरराइड, ताकि जो डिराइव्ड क्लास हो उसके अंदर हम उसे ओवरराइड कर सके, राइट? सो दैट इज मस्ट ओवरराइड कीवर्ड, राइट, कि जो हम ये मेथड ओवरराइडिंग के अंदर यूज करेंगे. सो दीज आर द 4 कीवर्ड्स के जो आपको ध्यान में रखने हैं रिलेटेड टू मेथड ओवरराइडिंग, राइट? गुड इनफ. ऑलराइट. सो अप टिल नाउ हमने जो भी कंसेप्ट्स देखे स्टूडेंट्स, दिस कंसेप्ट्स वेर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो VB.NET के अंदर अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट, जो VB.NET के अंदर अवेलेबल है, राइट? नाउ वी विल सी वन कंसेप्ट कि जो ASP.NET के अंदर हमने कंसिडर किया है. अगेन आई रिपीट, नाउ वी विल सी द कंसेप्ट कि जो हम ASP.NET के अंदर कंसिडर करेंगे, right? And that particular concept is partial class. Again, I repeat, that particular concept is partial class, right? Now, this partial class is a new type of functionality. Again, I repeat, partial class is a new type of functionality which is seen within ASP.NET. पार्शियल क्लास कंसेप्ट का यूज करके हम एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं. Again, I repeat, partial class concept का use करके we will able to split a single class into multiple partial classes, right? And this partial classes can be implemented in different individual files. Again, I repeat, this partial classes can be implemented in different individual files. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक C1 नेम की फाइल बनाई है, राइट, उसके अंदर आप क्लास 1 है, वो क्लास 1 को स्प्लिट करना चाहते हो, सो C1.VB की फाइल होगी, उसके अंदर क्लास 1 आप डिफाइन करोगे, राइट? फिर C2.VB की फाइल होगी, उसके अंदर भी आप क्लास 1 डिफाइन करोगे. C3.VB की फाइल होगी, उसके अंदर भी आप क्लास 1 डिफाइन करोगे. बट द क्राइटेरिया इज तीनों फाइल्स के अंदर जो आपने क्लास 1 को स्प्लिट किया है, सारे क्लासेस के साथ आपको पार्शियल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. अगेन आई रिपीट, सारे क्लासेस के साथ आपको पार्शियल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को पता चले कि ओके, दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, दैट इज क्लास 1. मे बी पॉसिबल कि दूसरी फाइल के अंदर मुझे इसका दूसरा पार्ट मिले, तो हमें कंपाइलर को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट वी हैव स्प्लिटेड अ सिंगल क्लास इनटू मल्टीपल पार्शियल क्लासेस, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल कीवर्ड, राइट? हम वहां पे पार्शियल कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे तो कंपाइलर को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमने उसे स्प्लिट किया है, राइट? सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर. और अगर आपको याद हो तो जब भी हम ASP.NET के अंदर पेजेस क्रिएट करते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, ASP.NET के अंदर जब भी हम पेजेस क्रिएट करते हैं और पेजेस के जो भी कोड फाइल्स होती है, अगेन आई रिपीट, जो भी हम पेजेस ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, वो पेजेस के रिलेटेड जो कोड फाइल होती है, राइट, वो कोड फाइल्स के अंदर आपने मार्क किया हो तो वहां पे लिखा होता है पब्लिक पार्शियल क्लास, वहां पे पार्शियल कीवर्ड यूज किया गया होता है, राइट? पार्शियल क्लास एंड द नेम ऑफ द पेज. मतलब हम जो वेब फॉर्म्स के रिलेटेड जो कोड व्यू के अंदर, कि जिसके अंदर हम हमारा लॉजिक लिखते हैं, राइट, वहां पे जो पेज के रिलेटेड ऑटोमेटिक क्लास क्रिएट होता है वो बाय डिफॉल्ट पार्शियल क्लास होता है. बिकॉज वी नो कि जब भी हम कोई भी वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर वेब पेज क्रिएट करते हैं विद इन ASP.NET, तो उसके 3 डिफरेंट व्यूज होते हैं. अगेन आई रिपीट, उसके 3 डिफरेंट व्यूज होते हैं. वो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, राइट? दैट इज डिजाइन व्यू होता है, सोर्स व्यू होता है एंड कोड व्यू होता है. मीन्स वी आर ऑलरेडी splitting our page into 3 parts, and
मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ASP.NET के अंदर आप जो भी वेब फॉर्म्स क्रिएट करोगे या फिर वेब पेजेस क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली इट इज ट्रीटेड एज अ क्लास। तो अगर हम हमारे पेज को 3 व्यूज के अंदर स्प्लिट करते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली क्लासेस भी स्प्लिट होंगे, राइट? सो वो स्प्लिट करने का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज नोन एज पार्शियल क्लास, राइट? एंड वहां पे हम पार्शियल कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे कि जिसका यूज करके हम कंपाइलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर जो क्लास है उसे हमने मल्टीपल पार्शियल क्लासेस के अंदर स्प्लिट किया है, राइट? गुड इनफ, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल स्पेसिफाई किया है रिलेटेड टू पार्शियल क्लास, राइट? सो सी ओवर हियर, इट इज file1.vb, मतलब इट इज अ फर्स्ट फाइल, राइट? जिसके अंदर मैंने यहाँ पे पहले तो इंटरफेस डिफाइन किया है। अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन किया है, दैट इज इंटरफेस आई पार्शियल क्लास, दैट इज द नेम ऑफ द इंटरफेस। Within that, I have defined two subroutines. आप यहाँ पे सब कीवर्ड देख सकते हो, तो obviously I have defined two subroutines, right? ये subroutines कौन कौन से है? Print employee name, and obviously two subroutines के name same है, but as you are able to see, ये जो सब रूटीन है, सेकंड सब रूटीन, उसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, एंड ये जो फर्स्ट सब रूटीन है उसके अंदर हमने वन पैरामीटर पास किया है। Means over here we have implemented the concept of overloading, right? और ये overloading concept है, means we are implementing over here the concept that is polymorphism, right? So for that purpose हमें यहाँ पे overloads कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम कंपाइलर को ये स्पेसिफाई कर सके कि दो दिस बोथ द नेम्स आर सेम, सब रूटीन के नेम सेम है, बट ये क्यों सेम है? बिकॉज हम उसे ओवरलोड करना चाहते हैं, इसलिए, राइट? सो ये इंटरफेस की डेफिनेशन है, राइट? जिसके अंदर हमने टू सब रूटीन्स क्रिएट किए हैं और जिसे हमने ओवरलोड किया है। एंड विद इन द सेम फाइल, दैट इज file1.vb, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्लास भी क्रिएट किया है। Again I repeat, within the same file, that is file1.vb, यहाँ पे हमने एक क्लास भी क्रिएट किया है, बट एज यू आर एबल टू सी, आप यहाँ पे देख सकते हो, सी मैंने यहाँ पे पार्शियल कीवर्ड का यूज किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे पार्शियल कीवर्ड का यूज किया है। सो ये पार्शियल क्लास है, राइट? सो पार्शियल इज द कीवर्ड, क्लास इज द कीवर्ड, कि जिसका यूज करके हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो एंटिटी हमने यहाँ पे ऐड की है, दैट इज अ पार्शियल क्लास। After that, I have specified the name of the class, that is my partial class. And ये particular class definition के अंदर या फिर ये particular part of the class definition के अंदर मैंने सिर्फ एक variable create किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने सिर्फ यहाँ पे आप वेरिएबल कह सकते हो, फील्ड कह सकते हो, राइट? सिर्फ एक फील्ड यहाँ पे ऐड की है, विच इज ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। फील्ड का नेम है एस नेम और डेटा टाइप मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, दैट इज स्ट्रिंग, राइट? एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन की है। ऑब्वियसली एज इट इज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप वेरिएबल फील्ड है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो फाइल 1 है उसके अंदर टू डिफरेंट एंटिटीज है, एक तो इंटरफेस है एंड दूसरा पार्शियल क्लास है। इन शॉर्ट, कंपाइलर को अब ये इंडिकेशन तो मिल गया है कि दो एज इट इज अ पार्शियल क्लास, तो इसका दूसरा पार्ट दूसरी फाइल के अंदर हो सकता है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट फाइल, दैट इज फाइल 1. नाउ हियर इज द सेकेंड फाइल, दैट इज फाइल 2, राइट? फाइल 2 के अंदर मैंने क्या किया? अगेन सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे एक पार्शियल क्लास डिफाइन किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे पार्शियल क्लास डिफाइन किया है, राइट? सो पार्शियल इज द कीवर्ड, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर मैंने स्पेसिफाई किया है, अगेन क्लास इज द कीवर्ड, एंड द नेम ऑफ द क्लास दैट आई हैव गिवन ओवर हियर इज माय पार्शियल क्लास, के जो हमने ऑलरेडी ये फाइल 1 के अंदर स्पेसिफाई किया है, राइट? हमें पता है कि हम कोई भी एक एप्लीकेशन के अंदर सेम नेम के क्लासेस क्रिएट नहीं कर सकते, बट एज वी हैव स्पेसिफाइड पार्शियल कीवर्ड ओवर हियर, मीन्स ऑटोमेटिक ये इंडिकेशन मिल जाता है कि ये कोई सेपरेट क्लास नहीं है, दिस इज जस्ट
अनदर पार्ट ऑफ द सेम क्लास के जो पहली वाली फाइल के अंदर अवेलेबल है, राइट। सो अगेन मैंने यहाँ पे क्लास का नेम स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज माई पार्शियल क्लास। पार्शियल कीवर्ड भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, बट विद इन दिस पार्ट ऑफ द क्लास मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया है, एंड इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ मैंने यहाँ पे आई पार्शियल क्लास द इंटरफेस के जो हमने ये फाइल 1 के अंदर क्रिएट किया है वो स्पेसिफाई किया है। मतलब मैंने ये कहा है कि ये पार्ट है क्लास का जो फाइल 2 के अंदर मैंने क्रिएट किया है, उसमें मैंने आई पार्शियल क्लास जो इंटरफेस है उसे इम्प्लीमेंट किया है। एंड वी नो कि आई पार्शियल क्लास इंटरफेस के अंदर 2 सब रूटीन्स है, तो ऑब्वियसली मुझे ये सब रूटीन्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सब रूटीन को इम्प्लीमेंट किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सब रूटीन को इम्प्लीमेंट किया है। इन शॉर्ट मुझे एक दूसरा पार्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑफ द सेम क्लास कि जिसके अंदर मैं ये जो सेकंड सब रूटीन है उसे मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। गुड इनफ। सो सी ओवर हियर मैंने यहाँ पे लिखा है पब्लिक सब प्रिंट एम्प्लॉय नेम, स्ट्रिंग एस मतलब स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर है यहाँ पे जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, राइट। एंड आफ्टर दैट विद इन दैट मैंने स्पेसिफाई किया दैट इज रिस्पॉन्स डॉट राइट, एंड विद इन दैट मैंने वो एस जो वैल्यू है वो राइट कर दी है। इन शॉर्ट ये जो पार्शियल क्लास मैंने क्रिएट किया उसमें मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, बट फ्रॉम दैट इंटरफेस आई हैव ओनली इम्प्लीमेंटेड वन सब रूटीन, राइट। गुड इनफ। सो ऑब्वियसली थर्ड पार्ट होगा ये क्लास का। सो इट्स ओवर हियर फाइल 3.vb मीन्स दिस इज थर्ड फाइल। उसके अंदर मैंने फिर से यहाँ पे m पार्शियल क्लास क्रिएट किया है, एंड ऑब्वियसली आई हैव स्पेसिफाइड पार्शियल कीवर्ड कि जिसका यूज करके हम इंडिकेट करेंगे क्योंकि दिस इज द अगेन अनदर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके ये आई पार्शियल क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया था, इसीलिए हमें यहाँ पे फिर से वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। वी कैन इम्प्लीमेंट द सब रूटीन डायरेक्टली ओवर हियर कि जो हमने यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन किया था, राइट, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So I have specified over here that is public sub print employee name. So that is the second subroutine. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया था, राइट। एंड विद इन दैट अगेन जो s नेम वेरिएबल है क्लास का जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास में क्रिएट किया था विद इन फाइल 1, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है और हमने पेज के ऊपर राइट की है विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स डॉट राइट, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि कैसे हम एक ही क्लास को मल्टीपल पार्शियल क्लासेस के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं इन डिफरेंट फाइल्स। अगेन आई रिपीट, इन डिफरेंट फाइल्स। जब भी ये पर्टिकुलर क्लास कंपाइल होगा, राइट, तो कंपाइलर क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स मिलेगी उसे कोड फाइल्स मिलेगी, वो सारी कोड फाइल में से जितने पार्शियल क्लासेस है, राइट, जो मल्टीपल पार्ट है ऑफ अ सिंगल क्लास, वो सारे पार्ट्स को वो कंबाइन करेगा, एंड कंबाइन करने के बाद वो उसे एक क्लास ट्रीट करके, राइट, उसे कंपाइल करेगा। अगेन आई रिपीट, उसे एक क्लास ट्रीट करके उसे कंपाइल करेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल क्लास कि जो ASP.NET के अंदर अवेलेबल है, और हमने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर कंसेप्ट वेब फॉर्म्स के जब हम वो उसे हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं तब हमने ये कंसेप्ट देखा है, राइट। गुड इनफ। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये 3 फाइल्स तो क्रिएट कर दी, राइट। ये 3 फाइल्स के अंदर हमने पार्शियल क्लासेस भी इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन अब हमें वो पार्शियल क्लास को यूज करना है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट हम कोई ASPX पेज के ऊपर
अगेन आई रिपीट, वो ऑब्जेक्ट हम कोई ASPX पेज के ऊपर कोई इवेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट यूज की है और बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे वो माई पार्शियल क्लास जो था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज P क्लास। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस P क्लास ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दोनों सब रूटीन्स कॉल किए हैं, दैट इज प्रिंट एम्प्लॉय नेम कि जिसके अंदर एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास किया है, एंड सेकेंड इज जस्ट प्रिंट एम्प्लॉय नेम कि जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। सो ये जब फर्स्ट सब रूटीन कॉल होगा तो हमें आउटपुट में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मिलेगा, एंड जब सेकेंड सब रूटीन कॉल होगा तो बाय डिफॉल्ट जो वहां पे पहले से असाइन की गई वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी ऑफ दिस एस नेम वेरिएबल। अगेन आई रिपीट, ऑफ दिस एस नेम वेरिएबल, बिकॉज हमने वो पर्टिकुलर सब रूटीन के अंदर एस नेम की वैल्यू डिस्प्ले की है, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे कोई भी पार्शियल क्लास को, जैसे नॉर्मली हम दूसरे क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, आप उसे यूज कर सकते हो। ओनली द थिंग इज दैट आपने उसे सिर्फ डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्प्लिट करके उसकी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन जब उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बारी आती है तो ऑब्वियसली वहां पे वो सेम प्रोसीजर होगी कि जो हम नॉर्मल क्लासेस के लिए करते हैं, राइट। गुड इनफ। ना ऑब्वियसली अगर कोई कंसेप्ट हम नया ऐड करते हैं कोई भी लैंग्वेज के अंदर या फिर कोई भी फ्रेमवर्क के अंदर तो उसके एडवांटेजेस होंगे, तो ही हमने वो पर्टिकुलर कंसेप्ट को ऐड किया होगा, राइट। सो लाइकवाइज यहाँ पे पार्शियल क्लास के भी एडवांटेजेस है, राइट। सो लेट्स सी। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी क्लास को स्प्लिट करते हैं, राइट, तो इससे बेनिफिट क्या होगा। कंसीडर कि आपके क्लास के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है। अगेन आई रिपीट, जो आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं दैट इज अ सिंगल क्लास, राइट, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, बट ऑब्वियसली वो थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड है वो एक ही फंक्शनैलिटी के लिए तो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए होंगे। देयर विल बी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, राइट, एंड वहां पे उसके रिलेटेड हमने डिफरेंट मेथड्स भी यूज की होगी। सो व्हाट वी कैन डू, राइट, हम यहाँ पे ये 1000 लाइंस ऑफ कोड को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, राइट, ताकि डिफरेंट मेथड्स हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लिख सके एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हम डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस पार्शियल क्लास। अब इससे क्या होगा, सो दैट इज द सेकेंड एडवांटेज, प्रोडक्टिविटी मिलेगी, राइट। आप एज्यूम करो कि एक क्लास है जो प्रोजेक्ट टीम यूज कर रही है, राइट, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा क्लास ये 1000 लाइंस ऑफ कोड जिसे हमने एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट की है, राइट, वो सारा कोड सारे टीम मेंबर्स को यूजफुल हो। नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्प्लिट द क्लास according to the functionalities, according to the need of the team members. सो एक पर्टिकुलर टीम मेंबर है उसे खुद का ही पार्शियल क्लास मैनेज करना पड़ेगा, दूसरे टीम मेंबर्स खुद के टास्क के रिलेटेड वो सेम क्लास है बट इट इज अ पार्शियल क्लास, उसके अंदर क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, right. So obviously it will increase the functionality, it will increase the productivity of the project team, right. Next is obviously अगर हम बिजनेस लॉजिक के बारे में सोचें, राइट, तो अगर हम यूजर इंटरफेस को कंसीडर करें जैसे हम अभी अभी करते हैं ASP.NET के अंदर, यूजर इंटरफेस मतलब हमारा डिजाइन व्यू एंड सोर्स व्यू, एंड बिजनेस लॉजिक मतलब हमारा कोड व्यू। अगर हमें कोड व्यू को आइसोलेट करना है, दैट इज बिजनेस लॉजिक को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है फ्रॉम यूजर इंटरफेस दैट इज डिजाइन व्यू एंड सोर्स व्यू, तो वहां पे हम ये पार्शियल क्लास कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली अब करंटली हम वो कर रहे हैं, राइट, बिकॉज हम हमेशा क्या करते हैं, हम जब भी कोई भी वेब पेज हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पे हम एक्सप्लिसिटली उसे कहते हैं कि हमें कोड सेपरेट फाइल के अंदर प्लेस करना है,
अगेन आई रिपीट, हम वहां पे वो चेक बॉक्स चेक ही रखते हैं कि जिससे ही हम स्पेसिफाई कर सके कि हमें कोड सेपरेट फाइल के अंदर स्पेसिफाई करना है, राइट? ताकि हम डिजाइन व्यू एंड सोर्स व्यू सेपरेट कर सके फ्रॉम बिजनेस लॉजिक, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट दैट इज पार्शियल क्लास, राइट? ओके, next is obviously easier in debugging. debugging task easier हो जाएगा because एक क्लास के जिसके अंदर 1000 lines of code है उसे debug करना और उसे हमने split कर दिया है in small parts, उसे debug करना, तो आपको already पता है कि जो small parts है it is easy to debug because उसमें कम lines of codes होंगे, right? So that is also one another advantage of this partial class concept, right? And लास्ट एडवांटेजेस, वो प्रोग्रामर्स को क्या अलाउ करेगा? ऑब्वियसली प्रोग्रामर एक टीम के अंदर तो वर्क करेंगे, बट जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो खुद की सेपरेट फिजिकल फाइल के साथ डील करेंगे कि जो उन्होंने खुद के क्लास के पार्ट के रिलेटेड बनाई है। अगेन आई रिपीट, ये पार्शियल क्लास कंसेप्ट प्रोग्रामर को क्या अलाउ करेगा? इट विल अलाउ कि दो all the team members are working in a team, but वो खुद की सेपरेट फिजिकल फाइल के साथ डील करेंगे, सेम फिजिकल फाइल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एंड खुद के जो नीड्स है उस हिसाब से उन्होंने खुद का पार्ट बनाया होगा, तो उस हिसाब से वो उसके साथ डील कर सकते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल क्लास कि जो हमें ASP.NET के अंदर मिलता है, एंड वी नीड टू कंसिडर दिस कंसेप्ट विद इन द टॉपिक दैट इज 1.5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स. Again I repeat, object oriented concepts. And with this topic that is partial class, हमारा ये टॉपिक that is टॉपिक नंबर 1.5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट? सो यूनिट नंबर 1 में से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट? गुड इनफ. सो किसी को कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है स्टूडेंट्स यहाँ तक?